नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ मेरे तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया है। जांच के बाद बम की खबर फर्जी निकली है। पिट्ठू बैग में था इलेक्ट्रॉनिक सामान। और साथ ही बता दें कि दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस को फोन पर बम होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की, जिसके बाद पुलिस को एक लावारिस बैग बरामद हुआ। बैग में इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद हुआ। बैग गिरा था, वो था, उसको प्रिकॉशनरी तौर पे हमने जो है वो किया है, चेक किया है। ये कहाँ, ये बैग बड़ा बैग था छोटा बैग था? पिट्ठू बैग। अच्छा, और यही श्रम शक्ति भवन के आगे। और कॉल कहाँ से क्या कहता सर? कॉल हमने ही डिटेक्ट किया था ना, श्रम शक्ति भवन का जो CI स्टाफ है। अच्छा, तो भारी पड़ा था? बाहर पड़ा तो कुछ नहीं है ना, खाली है? कुछ नहीं है। 15 अगस्त से ठीक पहले जो है दिल्ली के कई इलाकों में बम की कॉल जो है वो देखने को मिली है। दिल्ली पुलिस को लगभग 4 जगह से इस तरह के कॉल मिले हैं कि वहां पर बम जो है वो बम से रखा हुआ एक बैग जो है वो मौजूद है। अगर हम बात करें तो लाल किला में, इसके अलावा सरिता विहार इलाके में, और इसके अलावा कश्मीरी गेट के बाद अब सेंट्रल दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में जो है दिल्ली पुलिस को एक कॉल मिली कि एक बैग में, एक पिट्ठू बैग में दरअसल एक बम रखने की जो बात है वो दिल्ली पुलिस के सामने है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको जाँच की और बम स्क्वाड को भी बुलाया गया। जिसके बाद अभी उसमें पता चला है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वायर जो है उस पिट्ठू बैग में थी, जिसके बाद जो है उसको वहां से हटा दिया गया है। फिलहाल कहीं भी चारों जो इलाके थे जहां से कॉल आई थी दिल्ली पुलिस को, जिसमें बताया गया था कि वहां पर बम है, लेकिन उसके बाद वो चारों जगहों से ये साबित हुआ है कि कहीं पर भी बम नहीं था। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है वो लगातार मौके पर मौजूद हैं और लगातार हर चीज की जो है निगरानी रखी जा रही है। आपको हम बता दें कि इस बार 15 अगस्त जो है, क्योंकि कोविड के बाद जो है वो लगातार 15 अगस्त उस तरीके से नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन इस बार लगभग 1800 गेट्स जो है वो इस बार 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा जो है वो बहुत एहतियाती कदम उठाते हुए मुस्तैदी कर दी है और इसको लेकर ही लगातार दिल्ली पुलिस जो है एकदम अलर्ट मोड पर है और इसी में इस तरीके की कॉल का आना। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है और चारों इलाकों में जहां जहां से बम के होने की खबर आई थी वो चारों जगहों पर ये पुलिस को पूरी तरीके से जानकारी कर ली गई है कि वहां पर अभी फिलहाल कहीं भी बम मौजूद नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जानिन शर्मा के साथ हरीश झा। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर सघन ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका जायजा लिया संवाददाता श्याम तिवारी ने। मुरादाबाद से गिरफ्तार आतंकी अहमद रजा के अहम खुलासों के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट है। कानपुर में भी अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। पुलिस जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रही है। मॉल पर भी पुलिस पहुंची है और हम पुलिस अधिकारियों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पुलिस में किस तरीके से कानपुर में अभियान चला रखा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा मॉल में अभियान चल रहा है। सर, ये बताइए कि कानपुर में किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, कहाँ कहाँ चेकिंग की जा रही है? ये जो मेजर मॉल्स हैं हमारे पास कानपुर में, जैसे जेड स्क्वायर मॉल है, उसके बाद कुछ अच्छे होटल हैं जैसे लैंडमार्क टावर्स हैं या अन्य होटल हैं जो मेन यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ भीड़ जुटती है। खासकर जहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेल लगते हैं या जहाँ शोभा सुंदर है, जहाँ लोग जुटते हैं बेसिकली, वहाँ पर किसी भी तरह की असुविधा ना हो, किसी भी तरह की कोई एंटी सोशल एक्टिविटी ना हो पाए, इसके लिए LIU की टीम प्लस लोकल पुलिस मिलके प्रॉपर चेकिंग की जा रही है यहाँ पर समस्त जगहों पर। किस तरीके का अलर्ट जारी हुआ है, क्या निर्देश आया है? निर्देश यही है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अगर एंटी सोशल एक्टिविटी दिखती है किसी भी तरह की, तो उसको बेसिकली नियंत्रण करना है, किसी भी घटना को होने से रोकना है बेसिकली। किसी भी अनचाही घटना को होने से रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से संदिग्ध आतंकी ने खुलासा किया है, उसने ATS को जानकारी दी है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और कानपुर में तमाम जगहों पर इसी तरीके से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। राजधानी दिल्ली में लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जहां जमीन से लेकर आसमान तक हिंद के रणबांकुरों ने अपना दम दिखाया। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है, जहां पुलिस चप्पे चप्पे पर चेकिंग कर रही है। देखिए। 15 अगस्त को देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार है। इस महापर्व के लिए पूरे देश में तैयारी जोर शोर पर है।
हमेशा की तरह मुख्य कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में होगा, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लाल किले के आसपास कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जहां सेना का शौर्य देखने को मिला। आकाश में हिंद के रणबांकुरों ने अपना दम दिखाया। सशस्त्र बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया, जहां आसमान में भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर करतब दिखाते नजर आए। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी लखनऊ में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में यूपी पुलिस के अधिकारी अभी से जुट गए हैं। हर तरफ पुलिस तैनात है, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। राज्य में पुलिस मुस्तैद है और सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर अफसरों को साफ निर्देश दिए गए हैं और लगातार चेकिंग चलाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस का जो आयोजन होता है वो सभी लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और इस समय पर जितने भी हमारे मॉल्स हैं, जितने भी हमारे मेट्रो स्टेशंस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, इन सभी जगह की हमारे द्वारा चेकिंग की जाती है स्वतंत्रता के साथ में। इसके साथ साथ BDDS की और एंटी सैबोटाज की जो टीम्स हैं उनको भी लगाया गया है। उनके द्वारा भी सभी मेन जो एरियाज हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है। बाजार से लेकर मॉल तक लोगों की तलाशी की जा रही है। सावधानी बरतने के साथ ही संदिग्ध पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए ग्लाइडर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अखिलेश के खिलाफ बोलना 3 नेताओं को पड़ा भारी। प्रदीप तिवारी, ब्रजेश यादव और पूर्णेंद्र तिवारी एसपी से निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी विरोधी क्रियाकलापों के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रही है लखनऊ से, जहां पर अखिलेश के खिलाफ बोलना 3 नेताओं को भारी पड़ा, क्योंकि इन तीनों को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। प्रदीप तिवारी, ब्रजेश यादव और पूर्णेंद्र तिवारी, जिनको एसपी से निष्कासित किया गया, जिसमें वजह बताई गई पार्टी विरोधी क्रियाकलापों में ये तीनों ही संलिप्त थे, जिसकी वजह से इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। एसपी सांसद एसटी हसन के फिर बिगड़े बोल। बता दें कि उन्होंने कहा सिर से ऊपर जा चुका है पानी, सब्र टूट चुका है, पीएम मोदी नाले इम्तिहान। तो एसपी सांसद एसटी हसन, जो कि अक्सर इसी तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर से ऊपर उठ चुका है पानी और सब्र टूट चुका है, पीएम मोदी अब इम्तिहान नाले। तो एसपी सांसद एसटी हसन का ये बयान। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अरे अभी कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो मुल्लों को काट दे। ये हिंदुस्तान है। ना तो मुसलमान किसी से डरता, वो अपने पैदा करने वाले के अलावा किसी से नहीं डरता। ये सब कुछ कितना ही कर लें, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द ये बर्बाद कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत बर्बाद कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भूपेंद्र चौधरी जिन्होंने बयान दिया, देश के बंटवारे को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, विभाजन की पीड़ा भुलाई नहीं जा सकती है, और कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर बड़ा हमला। मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने आत्मसमर्पण किया। तो ये बयान भूपेंद्र ने दिया है। विभाजन का दर्द, उस दौरान हुई हिंसा और देश की स्मृति में आज भी गहराई तक हम लोग के मन मस्तिष्क में अंकित। 1957 के स्वतंत्र समर में धधकी राष्ट्रवाद की ज्वाला को अंग्रेजों के सिंहासन के नीचे दबे ज्वालामुखी का एहसास करा दिया था। 30 दिसंबर 1906 को घोर सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग का गठन हुआ।
मुस्लिम लीग ने अपने जन्म के समय से ही पृथकतावादी नीतियों को अपनाया और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध किया। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की शर्तों को स्वीकार करना तथा शर्तों के आगे समर्पण करना मुस्लिम लीग का मनोबल लगातार बढ़ता रहा और जिससे भारत की विभाजन की संभावनाएं बढ़ रही थी। घोसी विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर सीट के लिए भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी इस सीट पर दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतार सकती है। रिपोर्ट देखिए। घोसी विधानसभा सीट का रण समाजवादी पार्टी के लिए परीक्षा। एसपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है। एसपी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि एसपी ने घोसी उपचुनाव के लिए सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एसपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले दारा सिंह चौहान के एसपी से इस्तीफा देने के बाद से खाली हुई घोसी सीट पर उपचुनाव की घोषणा पहले ही हो गई थी। माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं। घोसी विधानसभा सीट का रण 17 अगस्त तक नामांकन होगा। नाम वापसी के लिए 21 अगस्त तक का समय। उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को होगा मतदान। 8 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। एसपी नेता सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें दोनों बार हार मिली थी। वहीं दारा सिंह चौहान मऊ की घोसी से एसपी के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वह हाल ही में एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या है सीट का समीकरण? 2017 के चुनाव में बीजेपी के फागू चौहान जीते। फागू चौहान राज्यपाल बनाए गए। 2019 में उपचुनाव हुए। बीजेपी ने फिर इस सीट पर जीत हासिल की। विजय राजभर यहां से विधायक बने। 2022 में एसपी ने दारा सिंह चौहान को उतारा, तब ओपी राजभर एसपी के साथ थे। दारा सिंह चौहान ने बीजेपी को हरा दिया। बहरहाल 2024 के महारण से पहले ये उपचुनाव भी एसपी और बीजेपी के लिए किसी टेस्ट से कम नहीं होगा, जिसको पास करना दोनों के लिए ही बेहद जरूरी है। एसपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं बीजेपी अगर दारा सिंह चौहान को उतारती है तो क्या जीत भी दर्ज कर पाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। कुछ दिन पहले जयंत चौधरी के विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। अब सीएम योगी के एक मंत्री ने आरएलडी को अच्छे दिन याद दिलवाए हैं और इसके अलावा जयंत ने आरएलडी बीजेपी की गठबंधन की कयासबाजियों को कोरी अफवाह भी करार दिया है। बीजेपी आरएलडी में पक रही खिचड़ी। बीजेपी तोड़ेगी राहुल अखिलेश जयंत की तिकड़ी। 24 का महारण नजदीक है। एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। ऐसे में आरएलडी को लेकर सियासी गलियारों में कयासबाजी का दौर चल रहा है। पिछले दिनों जयंत की पार्टी आरएलडी के सभी विधायक मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद एक नए गठबंधन की खबरें निकल पड़ी। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता और योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इशारों में आरएलडी को अच्छे दिन तो याद दिलाए और कहा अगले चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन पर कोई भी निर्णय पार्टी हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। इधर एनडीए खेमे में जाने की अटकलों के बीच जयंत चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। आरएलडी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ है। देखिए, अब चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, लोगों को घेरने की पूरे प्रयास सरकार करेगी। हम और आपको तैयार रहना चाहिए, इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं। विश्वास करें अपने लीडर्स पे, जो लोग देश और मुल्क का भला चाहते हैं, जो इंडिया पार्टीज़ हैं। हम सब एक बहुत मजबूत एजेंडा लोगों के बीच ले जाएंगे और जनता से हम उम्मीद करते हैं कि मौका हमें दें। इतना ही नहीं, जयंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के दिए भाषण से नाखुशी जताई है। देखिए, आप उनके भाषण को देखें, ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष थक हार के बाहर निकले और मैं मणिपुर पे अपना आधा सेकंड की बात कह दूं।
तो खाना पूर्ति वो कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ जाते हैं और पुराना रिश्ता निकाल लेते हैं। लगता है मणिपुर के लोगों से उनका कोई पुराना रिश्ता नहीं था। चलिए अब उन वजहों के बारे में भी जान लेते हैं जिनके चलते अफवाहों के बाजार गर्म हैं। जयंत की राजनीतिक मजबूरी। 2014-2019 दोनों चुनाव में आरएलडी के हाथ खाली रहे। दोनों बार वो विपक्षी गठबंधन में साथ थी। बीजेपी ने आरएलडी की चुनौती को आसानी से ध्वस्त किया। अजीत सिंह जयंत दोनों को उनकी घरेलू सीटों पर मात दी। आरएलडी का चुनावी इतिहास भी इस गठबंधन को हवा देता है। आरएलडी को सबसे बड़ी कामयाबी 5 लोकसभा सीटों के साथ मिली। 2009 में बीजेपी के साथ गठबंधन के दौरान ही 5 सीटें मिली थी। विधानसभा में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी के साथ ही रहा। 2002 में 14 विधानसभा सीटें बीजेपी के साथ ही हासिल हुई। जयंत अपनी राजनीति में अब तक के प्रयोगों के बाद समझ चुके हैं कि उनका वोट बैंक तभी सीटों में बदलता है जब वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। एसपी के साथ साधे गए जातीय समीकरण का पश्चिमी यूपी में वोटों के जुड़ाव की कोई और गुंजाइश भी जयंत को नहीं दिख रही है। अखिलेश जयंत में दूरियां। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से दूरियां। सीटों को लेकर अखिलेश जयंत में बनी दूरियां। चुनाव में जयंत मांग रहे हैं 12 सीटें। अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। संभावित गठबंधन में बीजेपी के भी अपने फायदे हैं। एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। पश्चिमी यूपी के जीत को धमाकेदार करेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था नुकसान। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में कई सीटें खोनी पड़ी। उसकी बड़ी वजह जयंत का एसपी के साथ होना था। दरअसल 2024 का आम चुनाव करीब आ गया है। एनडीए और इंडिया के बीच अपने अपने कुनबे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दोनों गठबंधन ज्यादा से ज्यादा छोटे दलों का साथ लेने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। यूपी में भी इसी कवायद को जमीन पर उतारा जा रहा है। बीजेपी यहां विपक्षी गठबंधन के दलों में सेंधमारी की कोशिश में लगी है। पिछले दिनों बीजेपी ने पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को अलायंस में शामिल भी किया। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि जौनपुर में देश विरोधी नारेबाजी का मामला सामने आया है। नारेबाजी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है। नारेबाजी करने वाले 33 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आरोपियों को चिन्हित कर जेल भी भेजा जा चुका है। नारेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है जो कि जौनपुर से है, जहां पर देश विरोधी नारेबाजी का मामला सामने आया। नारेबाजी करने वालों के खिलाफ योगी सरकार सख्त। नारेबाजी करने वाले 33 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आरोपियों को चिन्हित कर जेल भी भेजा चुका है। इसके साथ ये भी बता दें कि नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। और इसके साथ ही कई लोगों को, यानी कि जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उनको जेल भी भेजा जा चुका है। और इसके साथ ही उनको चिन्हित कर उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। बात यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की जो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ सवाल पीछे रह गए हैं। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना छोटा क्यों रखा गया मानसून सत्र। सदस्यों का यहां तक कहना है कि सिर्फ कोटा पूरा किया गया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार तो रहा ही, साथ ही छोटा भी रहा। इस बीच सवाल ये उठ रहा है क्या सत्र चलाने के नाम पर सिर्फ कोटा पूरा किया जा रहा है। इस मानसून सत्र में 25 करोड़ की आबादी की आवाज को महज 5 दिन और 30 घंटे ही मिल पाए। विधानसभा सत्र इतने छोटे हो रहे हैं कि विधायकों को सदन में अपने क्षेत्र की आवाज उठाने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। योगी 2.0 में 5 सेशन और 31 दिन चला सदन। असेंबली प्रोसीजर के मुताबिक अलग है नियम। साल में कम से कम 3 सत्र और 90 बैठकें होनी चाहिए। सत्र तो 3 हो रहे हैं, बैठकें आधे से भी कम। योगी के 6 साल में हर साल एवरेज 20 दिन कार्यवाही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन ठीक है इतने दिनों तक चला, लेकिन मेरा ये मानना है कि अनेक प्रस्ताव पारित हुए, जनहित के अनेक प्रस्ताव पारित हुए। और इसके पहले जो सदन चलता था, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के एमएलए, सीनियर एमएलए राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल महोदय के ऊपर कागज़ के गोले बना बना के फेंकते थे, टिप्पणियां करने का काम करते थे।
जो निश्चित तौर पे लोकतंत्र की मर्यादा का हनन करता था। आज दोनों के साथ सब विपक्ष के सहमत से ही सदन, जनता का पैसा उस पर लगता है, करोड़ों रुपया जनता का लगता है, तब कहीं जाके सदन की कार्रवाई चलती है। मेरा ये मानना है कि आज स्थिति ये है कि सदन, ये आरोप लोग लगा सकते हैं कि कम समय चला, लेकिन अनेक जनहित के विधेयक उसमें पारित हुए हैं जो जनता की भलाई के लिए है। 31 दिन चला सदन, एक बार 10 दिन से ज्यादा। पहला सत्र 23 से 31 मई 2022, 8 दिन 55.47 घंटे। दूसरा सत्र 19 से 23 सितंबर 2022, 5 दिन 18 घंटे 11 मिनट। तीसरा सत्र 5 से 6 दिसंबर 2022, 2 दिन 7 घंटे 48 मिनट। चौथा सत्र 20 फरवरी से 3 मार्च 2023, 11 दिन 83 घंटे 48 मिनट। पांचवा सत्र 7 से 11 अगस्त 2023, 5 दिन 30 घंटे 23 मिनट। विधानसभा के इतना कम दिन चलने पर कई विधायकों में नाराजगी भी है। विधानसभा में सपा विधायक दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे का कहना है कि हमारा मानना है कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ आबादी है, उसी अनुपात में कार्यवाही चलनी चाहिए। खासकर ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, कहीं न कहीं बहुत जरूरी हो गया है कि लंबे समय तक सदन चले, हर सदस्य को महत्वपूर्ण समस्याएं सदन में रखने का अवसर मिले। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार दूसरी बार विधायक बने नवाब जान खां कहते हैं, पूरे वर्ष में 90 दिन सदन चलने का नियम है, लेकिन सदन 20 दिन भी नहीं चलता। इसका नुकसान विधायकों को होता है। सदन कम चलने से सीनियर नेता ही समय छीन लेते हैं, नए विधायकों को समस्या उठाने का मौका नहीं मिलता। अब आपको बताते हैं विधानसभा के नियम कायदे और सदन की कार्यवाही के बारे में। साल में कम से कम 3 सत्र, कम से कम 90 बैठकें हों, कम से कम 10 दिन के लिए सत्र बुलाए। विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दे उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सत्र बेहद छोटा रह जाता है। इस दौरान भी नेता एक दूसरे से बहस में ज्यादा वक्त बर्बाद करते नजर आते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का अयोध्या में भगवान राम के साथ निषाद राज को स्थान मिलने से बीजेपी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारे निषाद समाज के लिए गर्व का विषय है। समाज को जितना सम्मान मोदी सरकार में मिला वो पहले किसी सरकार में नहीं मिला है। इसके साथ ही ओपी राजभर के लिए उन्होंने कहा कि भैया के आने से प्रदेश में पिछड़े और भी मजबूत होंगे। वहीं संजय निषाद ने जयप्रकाश निषाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झगड़ा लगाने की कोशिश ना करें। 16 अगस्त को निषाद पार्टी का स्थापना दिवस है और हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। निषाद राज के किले को आपने पर्यटक स्थल घोषित किया, 20 करोड़ 38 लाख दिया। भगवान राम और निषाद राज का जो गले लगे मूर्ति 56 फुट की है, उसके उद्घाटन के लिए माननीय जो गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि प्रधानमंत्री जब अयोध्या जो है प्रयागराज में उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि निषाद राज की धरती को प्रणाम करते हैं। रामलला के साथ भगवान राम के साथ साथ उनके आत्म बाल सखा निषाद राज गौराज महाराज का भी उसमें एक स्थान मिला हुआ, इसलिए हम अपने समाज को धन्यवाद देते हैं। सदन में मणिपुर मुद्दे पर पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष के जाने पर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने विपक्ष को भगोड़ा बताया। वहीं चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। सांसद रवि किशन ने से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने देखी रिपोर्ट। रवि किशन जी हमारे साथ हैं, गोरखपुर के सांसद हैं। मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को, खासकर प्रधानमंत्री जी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, जवाब नहीं देते हैं। गृह मंत्री जी बोल दिए, हालांकि होम के डिपार्टमेंट में आता है, वॉयलेंस वगैरह होम में आता है। उन्होंने बोला कि मैं चर्चा, पहले दिन उन्होंने चिट्ठी लिखी लोकसभा अध्यक्ष, चर्चा के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लोग नहीं किए। प्रधानमंत्री लाओ, प्रधानमंत्री लाओ, प्रधानमंत्री जी को लाओ, सदन में लाओ। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन आ गए तो राहुल बाबू भी थे, राहुल गांधी जी भी थे। उन्होंने जैसे देखा प्रधानमंत्री जी को, ये 26 पार्टियां एक साथ भाग खड़ी हुई। लोग इनको पार्लियामेंट में चुन के भेजते हैं, वहाँ से भागते हैं, वहाँ पर ये तख्ती लगा के रोज घूमते हैं। तो ये इससे पता चल गया, और मैं आज दावे के साथ आपसे कहता हूं, अच्छा हुआ जो भी हुआ, देश की जनता ने तय कर लिया, अब 400 सीट से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जीतेंगे। अच्छा सांसद जी, आप हमेशा कहते हैं कि गोरखपुर में ऐतिहासिक काम हुआ, लेकिन विधानसभा में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर में कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बोलना हो तो फिर तो उनके फिर
सही में यार वो पूज्य महाराज जी सही के लोग चांदी के चम्मच में, पर इन लोगों को ज़मीन मालूम है नहीं। इन लोग के अपने गली उनके लखनऊ में छोड़ दिल जाए तो अपना घर भूल जाइए। इन लोग को गली नहीं मालूम है, इन लोग को कुछ नहीं पता। इन लोग देखिए, ये लोग राजकुमार लोग हैं, राजा लोग हैं। इन लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है। ये खाली फ़ोन पे लोग जानते हैं क्या वहाँ क्या हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर। राजधानी लखनऊ से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासत भी जोरों पर है। – 2024 चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी सियासत चमकाने में जुटी हैं। तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिया गया है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल राजभवन के पास उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के घर के पास एक महिला ने बीच सड़क पर एक बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर जिस तरीके से महिला ने बच्चे को जन्म दिया, उससे सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे शर्मनाक बताया है और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने हाई प्रोफाइल एरिया में ये सब होता रहा और वहां महिला की मदद के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आई। बता दें कि महिला के बच्चे की मौत हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने झलकारी बाई अस्पताल में महिला से मुलाकात भी की, साथ ही जांच के आदेश भी दिए। हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं। जरा भी अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे और प्रदेश में सभी बहनों को अच्छा इलाज मिले, हमारी जिम्मेदारी है। ये घटना किन परिस्थितियों में हुई, हमने प्रमुख सचिव से जांच करने के लिए कहा है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस मामले को लेकर विपक्षी राजनीतिक दल योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। एसपी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करके योगी सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लाख विज्ञापनों और दावों के बावजूद वेंटिलेटर पर है। एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे से अस्पताल जा रही गर्भवती महिला को राजभवन के पास सड़क पर प्रसव के लिए मजबूर होना पड़े तो ये पूरी व्यवस्था के लिए शर्मनाक और सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की असल हकीकत है। बहरहाल 24 का चुनाव नजदीक है, सियासत भी फुल ऑन है। ऐसे में इतने संवेदनशील मुद्दों पर सियासत करना कितना जायज? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब तमाम सियासी दलों को खुद खोजना चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट।